चलिए तो गाइस अब हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी। अरे लाइट बंद हो गई। हाँ जी, ओके, अब गोरे दिख रहे हैं, वरना काला काला लग रहा था। लोग बोलेंगे अरे मृत्युंजय पंड्या इतना काला लगता है, ये भी टिकटॉक की तरह फिल्टर लगाता है। आई मीन एक नॉर्मल बात। चलो आज तो रील्स वाले भी लगाते, सभी इन फिल्टर लगाते। चलो भाई मैं तो बिना फिल्टर के आता हूँ, नहाए धोए बिना, नहीं नहा धो के आता हूँ। चलो तो पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ चलते हैं, एंड जिसका नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या ये कलर अच्छा दिख रहा है? सुंदर नहीं, उतना सुंदर नहीं लग रहा है। तो हम यहां पर लिखेंगे एलिवेशन in boiling point. We are going to study the elevation in boiling point. Guys, आप लोगों ने हॉरर मूवीज देखी होगी। हॉरर मूवीज में इमेजिन करो एक कार है, जंगल के रास्ते जा रही है, और ड्राइवर और मतलब हीरो और हीरोइन गाड़ी में बैठे हैं, एंड दोनों गाड़ी चलाते हुए मीठी मीठी बातें करते हुए जंगल में जा रहे, और अचानक उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। हीरो गाड़ी चालू करने की कोशिश करता है पर गाड़ी चालू नहीं हो पाती। ड्राइवर मतलब हीरो बोलता है अरे कोई बात नहीं, मैं एक मिनट गाड़ी उतर के चेक करता हूं। बोनट खोलता है और गाड़ी से जैसे ही पैर बाहर आता है तो करके जोरदार ट्रक हॉर्न बजाता हो जाता है। हीरोइन एकदम डर जाती है, ओ ये क्या हुआ। हीरो भी डर जाता है लेकिन बोलता है अरे कुछ नहीं ट्रक गया ट्रक गया। फिर वो उतर के बाहर जाता है और गाड़ी का जैसे बोनट खोलता है तो एक और ट्रक निकलता है। बोलता है कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। एकदम गाड़ी में से बहुत सारा धुआं निकलता है। बोलता है अरे गाड़ी गर्म हो गई, गाड़ी में पानी डालना पड़ेगा। एकदम नीचे नदी बह रही होती है। मतलब आप देखो मूवी में कितना बढ़िया सा सेटअप रहता है। गाड़ी भी ऐसी जगह खराब होती है जहां पर नीचे पानी होता है, तो वो गाड़ी के अंदर पानी डालता है। क्या आप लोगों को मालूम है गाड़ियों के अंदर पानी डाला जाता है? हाँ, जिसे कूलेंट बोला जाता है। हरे कलर का वाटर होता है। एक्चुअली गाइस नॉर्मल वाटर कार के अंदर कभी नहीं डाला जाता। हाँ, वो हीरो टेम्पररी चुड़ैल भूत से बचने के लिए डाल सकता है। हीरो मूवीज में तो कुछ भी हो सकता है ना। ग्रेविटी की तो ये लोग मदर सिस्टर करते ही, हम लोग सब जानते हैं। बट इन रियलिटी पानी के अंदर ये केमिस्ट्री की भी माँ बहन करते हैं। गाड़ी के अंदर टेम्पररी पानी डाला जा सकता है बट नॉट परमानेंटली। तो गाड़ी के अंदर कूलेंट डाला जाता है। कूलेंट क्या होता है? कूलेंट बेसिकली वाटर बेस्ड होता है। मतलब उसके अंदर वाटर तो होता ही है, लेकिन वाटर के अंदर भी उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, हैवी वाटर होता है, जिससे उसको थोड़ा सा थिक कर दिया जाता है। नाउ गाइस दोनों में क्या डिफरेंस होता है? जो नॉर्मल वाटर अगर आप गाड़ी के अंदर यूज करोगे तो गाड़ी जब लंबे डिस्टेंस पर ट्रेवल करेगी तो गर्म हो जाएगी। गर्म होने लगेगी तो गाड़ी को हमें ठंडा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर गाड़ी ज्यादा गर्म हो गई तो गाड़ी खराब हो जाएगी। तो गाड़ी को ठंडा करने के लिए एक तो उसके अंदर एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ होता है। जब आप गाड़ी तेज ड्राइव करते हो तो हवा से एग्जॉस्ट फैन वगैरह घूम के गाड़ी को एक तो एयर से ठंडा करता है, और दूसरा अंदर कार्बोरेटर के अंदर पाइपलाइन के थ्रू वाटर ट्रेवल करता है, क्योंकि वाटर की हीट अब्सॉर्बिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। वाटर को यूज किया जाता है। लेकिन अगर आप नॉर्मल या प्योर वाटर यूज करोगे तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पर जाकर बॉइल हो जाएगा। तो अब हमें यहां पर कुछ ऐसा गेम खेलना पड़ेगा जिससे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाए। वाटर 100 डिग्री पर ना बॉइल होते हुए ज्यादा हाई टेम्परेचर पर बॉइल हो, क्योंकि गाड़ी यूजुअली 95 डिग्री 100 डिग्री तक गर्म होती है। तो हमें वाटर के बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देना चाहिए, जिससे कि वाटर जब अब हायर टेम्परेचर पर बॉइल होगा तो वो गर्म गाड़ी के अंदर 95 से 100 डिग्री सेल्सियस पर भी अगर वो गाड़ी के अंदर पाइपलाइंस के थ्रू ट्रेवल करेगा तो वो अपना ओरिजिनल काम कर पाए, यानी हीट को ऑब्जॉर्व कर पाए, हीट खींच ले, लेकिन खुद बॉइल ना हो और वेपोराइज ना हो और खत्म ना हो। तो ये लोग क्या करते हैं, कूलेंट के अंदर कुछ बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स या सॉल्यूट मिला देते हैं, यानी कि वो कूलेंट एक प्रकार का सॉल्यूशन बन जाता है। तो गाइस इस एग्जांपल से हमें क्या समझ में आया? इस एग्जांपल से हमें समझ में आया कि अगर हम लोग वाटर के अंदर सॉल्यूट्स मिला देंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मींस द इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, द इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ solution as compared to your pure solvent, as compared to pure solvent on adding a non volatile
ऑन एडिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जब आप एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपके सॉल्यूशन के अंदर डाल दोगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। क्या आप लोगों को यह बात बहुत 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 ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों? क्या आप लोगों को यह बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई? ओके गाइस, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डिनोटेड बाय डेल्टा टीबी। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डिनोटेड बाय डेल्टा टीबी। गाइस, डेल्टा टीबी की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, आप लोग मुझे बताइए। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा कि सॉल्वेंट का? ऑब्वियसली सॉल्वेंट जैसे प्योर वाटर तो 100 डिग्री पर होगा, लेकिन 100 डिग्री वाले सॉल्वेंट के अंदर यानी पानी के अंदर अगर मैं कुछ सॉल्यूट्स मिला दूं तो सॉल्यूट्स मिला देने के बाद उसका थोड़ा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, मतलब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा गुरु। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे इट विल बी इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट। इट विल बी इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट। नाउ व्हाट एक्चुअली डू यू मीन बाय टीबी? टीबी इज नथिंग बट बॉइलिंग। अरे रेड कलर दिख रहा है कि नहीं? मैं इसको चेंज ही कर देता हूं, इट इज हमेशा कॉन्फ्लिक्ट ही होता है। ओके, दैट इज नथिंग बट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये आपके सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है एंड दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। आपके प्योर सॉल्वेंट का ये बॉइलिंग पॉइंट है। केस समझ में आया? क्या ये चीज क्लियर हुई? क्या मैं आगे बढ़ूं? चलिए ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। गाइस, आप लोगों को बॉइलिंग पॉइंट के बारे में कुछ पता है? डू यू नो समथिंग अबाउट बॉइलिंग पॉइंट? हाँ सर, हम लोग सब जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर आपका लिक्विड अपने वेपर फॉर्म में चला जाए। एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर आपका लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट। यहां पर मैं आपके साथ में एक चीज और डिस्कस करना चाहूंगा। इमेजिन करो आपके पास में लिक्विड है और ये लिक्विड को जब मैं हीट कर रहा हूं तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये अपने वेपर फॉर्म में जा रहा है। गाइस, वेपर अल्टीमेटली कहां जाएंगे? आपके सराउंडिंग में। आपके सराउंडिंग में क्या है? एयर। और एयर से क्या बनता है? एटमॉस्फेयर। और आपके आसपास का नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? आप बोलोगे 1 atm। तो गाइस, यहां पर आप एक बात समझो, बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर आपका लिक्विड अपने वेपर फॉर्म में तो कन्वर्ट होता ही है, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपके लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर होता जाता है। आपके लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर होता जाता है एंड दैट इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट। क्या आप लोगों को बॉइलिंग पॉइंट समझ में आया? तो गाइस, यहां पर अगर मैं एक कर्व बनाऊं, यहां पर अगर मैं एक कर्व प्लॉट करने की कोशिश करूं, यहां पर मेरे पास में दो एक्सिस हैं, ठीक है। एक एक्सिस पर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लेता हूं यानी वेपर प्रेशर ले लेता हूं, एक पर मैं वेपर प्रेशर ले लेता हूं और एक पर मैं टेम्परेचर ले लेता हूं। अब मेरी बात ध्यान से समझना, देखो इमेजिन करो तुम्हारे पास में पानी है। करा इमेजिन? हाँ सर, मेरे पास में पानी है। एक चेंबर में मैंने पानी ले लिया, इस चेंबर में मैंने वाटर ले लिया। अब मैंने राइट नाउ इस वाटर को 30 डिग्री सेल्सियस पर रखा। गाइस, 30 डिग्री सेल्सियस पर क्या तुम्हारे वाटर के सारे वेपर्स बन जाएंगे? नहीं। आप बोलोगे सर इस टेम्परेचर पे मुझे वाटर के थोड़े बहुत ही वेपर्स दिखाई देंगे। तो क्या इस समय आपके वेपर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा? नहीं। इमेजिन करो यहां पर अभी आपका वेपर प्रेशर 0.3 atm, आपने थोड़ी और हीट करी, आपने थोड़ा और टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने से थोड़े और वेपर्स बढ़े, लेकिन अभी भी आपके वाटर का ये जो वेपर प्रेशर है अभी भी ये कुछ खास नहीं बढ़ा, अभी ये 0.6 atm के आसपास ही पहुंचा है। मतलब अभी भी ये अपने 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक नहीं पहुंचा है। मैंने 80 डिग्री सेल्सियस पर इसे हीट करा, थोड़े वेपर्स और बढ़े,
अब इसका वेपर प्रेशर 0.89 एटीएम आ गया। मैं सब अपनी हाइपोथेटिकल वैल्यू ले रहा हूं, लेकिन एज सून एज आई रीच 100 डिग्री सेल्सियस मुझे यहां पर वाटर के बहुत सारे वेपर्स दिखेंगे और ये वेपर्स अब सफिशिएंट होंगे टू क्रिएट अ प्रेशर ऑफ 1 एटीएम। तो क्या मैं यहां पर बॉइलिंग पॉइंट को ऐसे डिफाइन नहीं कर सकता दैट बॉइलिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर at which boiling point is a temperature at which vapor pressure of a liquid becomes equal to 1 atm, यानी आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। बहुत जरूरी बात समझा रहा हूं मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत इसके अंदर? एक बात बताओ, आप लोग ने छोटे क्लास में पढ़ा होगा कि जब आप पहाड़ियों पर चले जाते हो, जब आप ऊंची हाइट पर चले जाते हो, वहां पर प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया जाता है खाना बनाने के लिए। अगर आप वहां पर ओपन तपेली में खाना बनाएंगे तो वहां पर आपका खाना बहुत लेट पकेगा। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, जब आप हायर एल्टीट्यूड पर जाओगे तो जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाओगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है। यानी अगर मान लो मैं यहां पर इंदौर में बैठकर मैगी बना रहा हूं तो मेरे लिए मेरा वाटर 100 डिग्री पर बॉईल होगा, लेकिन अगर मैं ऊटी के ऊपर यानी ऊटी पर जाकर, ऊटी में जाकर, या अगर मैं मनाली में जाकर, या अगर मैं हिमालय की चोटी पर जाकर, या अगर मैं माउंट एवरेस्ट की चोटी पर जाकर मैगी बनाऊंगा तो वहां पर क्या होगा? वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो सकता है 0.9 एटीएम हो। अब मुझे एक बात बताओ, 100 डिग्री सेल्सियस तक मुझे टेम्परेचर देना पड़ेगा ताकि मेरे वाटर का वेपर प्रेशर 1 एटीएम के बराबर हो जाए। लेकिन जब मैं पहाड़ियों पर जाऊंगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही 0.9 एटीएम है, तो मुझे मेरे वाटर को वहां पर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर थोड़ी देना पड़ेगा, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तो उसको 1 एटीएम पर पहुंचाएगा, हमें तो उसको 0.89 या 0.90 तक पहुंचाना है। तो हो सकता है वहां पर मुझे उसे 96 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर देना पड़े। इस पर उसका वेपर प्रेशर, हिमालय के वेपर प्रेशर 0.90 एटीएम के बराबर हो जाए। तो वहां पर आप देखो ना, मेरे पानी के पास में 96 डिग्री सेल्सियस जितनी ही हीट है, तो वहां पर पानी के पास में कम हीट है, पानी के पास में कम एनर्जी है, तो वहां पर खाना पकने में समय लगेगा। इसलिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया जाता है। प्रेशर कुकर क्या करता है? आप हीट करते जाओ और अंदर क्या करेगा? वो वेपर्स इकट्ठे करता चलेगा। ज्यादा वेपर हो जाएंगे, ज्यादा वेपर प्रेशर लगेगा तो खाना जल्दी पकेगा, क्योंकि जब वेपर प्रेशर कुकर के अंदर, जब आप कुकर को बंद कर दोगे तो कुकर का एनवायरमेंट हमारे रूम के एनवायरमेंट से अलग हो गया। अब कुकर के अंदर धीरे धीरे प्रेशर बढ़ रहा है, तो जो आपका पानी है, पानी के लिए कुकर के अंदर का प्रेशर ही उसके लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो कुकर के अंदर का प्रेशर मान लो बढ़ के 1.5 एटीएम हो गया, तो अब पानी 100 डिग्री पर नहीं, अब पानी हो सकता है 120 डिग्री पर बॉईल हो, तो वहां पर ज्यादा एनर्जी रहेगी, तो उसके अंदर पड़े हुए वेजिटेबल्स और खाना ज्यादा जल्दी पकेगा। इसीलिए प्रेशर कुकर का कॉन्सेप्ट आया। तो गाइस, आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर आपके लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 एटीएम के बराबर हो जाए। अब गाइस, यहां पर मैंने बोला कि शुरुआत में मेरे प्यारे किडूस, शुरुआत में लेट से ये पॉइंट पर, अरे ये क्या हो गया? अरे ये क्या आ गया? मैगी आ गई। मैगी का नाम लिया, मैगी आ गई। वाह यार, ये तो मुझे मालूम नहीं था। चलो मैं ये चूज करूंगा, नहीं मैं ये चूज करूंगा। अरे यार ये क्या हो रहा है? मुझे ये चाहिए, वो मुझे नहीं मिल रहा। अरे बाप रे, ये तो मुझे मालूम ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। चलो वाह, जाने दो, हम तो ऐसे ही बना लेंगे। ओके, तो मान लो यहां पर टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा। शुरुआत में मैं क्या देखता हूं? प्योर सॉल्वेंट की मैं बात करता हूं। शुरुआत में मैं किसकी बात करता हूं? प्योर सॉल्वेंट। तो मान लो एट दिस टेम्परेचर, अभी मेरे प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इतना है। जैसे जैसे मैंने टेम्परेचर बढ़ाया 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 बढ़ाया, लेट से इस पॉइंट पर आकर, लेट से इस पॉइंट पर आकर
इस पॉइंट पर आकर उसका वेपर प्रेशर 1 एटीएम के बराबर हो गया। आप लोग जानते हो हम लोग वेपर प्रेशर यहां से बढ़ाएंगे तो हो सकता है यहां पर वेपर प्रेशर 0.2 एटीएम हो, यहां पर वेपर प्रेशर 0.4 एटीएम हो, 0.6 एटीएम हो, 0.7 एटीएम हो, 0.8 एटीएम हो, 0.9 एटीएम और 1 एटीएम हो। तो यहां पर इस टेम्परेचर पर आप देखो इसका वेपर प्रेशर कम था, लेकिन जैसे जैसे मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर मेरे प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 1 एटीएम के बराबर आ गया। यानी दिस टेम्परेचर पॉइंट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट टीबी नॉट। दिस विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट टीबी नॉट। अब जब मैंने यहां पर सॉल्यूशन लिया तो मैं क्या देखता हूं दैट अकॉर्डिंग टू रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जब आप सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट मिलाते हो और सॉल्यूशन के अंदर जैसे जैसे सॉल्यूट की मात्रा बढ़ाते हो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा कि सॉल्वेंट के मुकाबले सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है। तो देखो एट द सेम टेम्परेचर जिसमें सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर थोड़ा ज्यादा था, हमारे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कंपैरेटिवली उसके कम है एट द सेम टेम्परेचर। तो ये ग्राफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को भी जस्टिफाई करता है। अब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया और इस पॉइंट पर जाकर मैंने देखा कि अच्छा इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर हमारे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 1 एटीएम के बराबर हो रहा है। तो यहां पर हमें हमारे ग्राफ को थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा। चलो यहां पर हमने इसे एक्सटेंड कर दिया एंड दिस टेम्परेचर विल बी द वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। TB is the boiling point of solution and TB naught is the boiling point of pure solvent। अब यहां पर आप देखो क्लियरली दोनों के टेम्परेचर में डिफरेंस है, तो इन दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस विल बी कॉल्ड एज डेल्टा TB। क्या आपको इसका ग्राफ समझ में आया? दिस ग्राफ इज वेरी इजी, बहुत आसान ग्राफ है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। हमने सॉल्यूशन और सॉल्वेंट दोनों को यहां पर कंपेयर कर दिया। क्या ये चीज क्लियर हुई? क्या आप लोगों को मेरे प्यारे प्यारे गुलजारी लालो, मेरे बच्चों, मेरे बकुड़ों, मेरे जैगवार्स, क्या ये चीज क्लियर हुई? चलिए अब गाइस बात आती है इसके फॉर्मूले की। तो गाइस एक्सपेरिमेंटली है ना, वी डोंट हैव टू गो इनटू डिटेल, हम कभी भी इसकी डिटेल में नहीं जाते, भले ही आप जेई और नीट के भी तैयारी कर रहे हो, तो इसमें हमें कभी भी एक्सपेरिमेंटली बात करनी होती है, हम कभी डिटेल में डेरिवेशन में नहीं जाते। मैं चाहूं तो डेरिवेशन करवा सकता हूं, मेरे पास में बना हुआ है, लेकिन उसको करने का भी कोई सेंस नहीं बनता क्योंकि ना 12th में और ना जेई नीट में इसकी नीड है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटली इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट डेल्टा टीबी यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। और गाइस सीधी सी बात है, आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक प्रकार की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसका मतलब ये सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करेगी, और मोलालिटी आपको सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन के बारे में ही तो बताती है इन ग्राम्स। तो ये एक बहुत अच्छा डेरिवेशन हमारे पास में आएगा। तो जब हम यहां पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो यहां पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा KB मल्टीप्लाई बाय M, वेयर KB इज कॉल्ड एज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, वेयर KB इज कॉल्ड एज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। हम इसे मोलल एलिवेशन कांस्टेंट बोलेंगे, या इसका दूसरा एक और नाम होता है जो बड़ा खतरनाक होता है, दैट इज इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। तो आपको इन दोनों में से जो नाम याद रखने हो आप रख सकते हो। यूजुअली मोलल एलिवेशन रखोगे ज्यादा अच्छा, क्योंकि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का इज एलिवेशन, और मोलल मतलब मोलालिटी पर डिपेंड करता है, तो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। अच्छा, यहां पर एक बात ध्यान रखना, ये एकमात्र ऐसी चीज है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है सॉल्वेंट। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट विल डिपेंड्स अपॉन सॉल्वेंट। ये आपके सॉल्वेंट पर डिपेंड करेगा।
ठीक है। अच्छा, एक फॉर्मूला हम और बना सकते हैं, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी मल्टीप्लाई बाय, गाइस मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो गाइस ये फॉर्मूला भी आप लोग यूज कर सकते हो। गाइस मोलालिटी का फॉर्मूला मुझे बार बार आपको डिस्क्रिप्शन देने की इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं तो गाइस मुझे एक बात बताओ, डेल्टा टीबी की यूनिट क्या है, टेम्परेचर की यूनिट क्या है, केल्विन्स, केबी की यूनिट मुझे पता नहीं है, एंड गाइस मोलालिटी की यूनिट क्या होती है, मोल्स पर केजी। तो अगर मैं केबी को इधर निकाल लूं और केजी को केल्विन्स में मल्टीप्लाई कर दूं तो इसकी यूनिट हो जाएगी केल्विन्स, केजी और मोल्स डिवीजन में आ जाएगा इसके, तो केल्विन्स केजी पर मोल। बच गए, बाल बाल बच गए, सिर्फ बाल ही बाल बचे हैं, बाकी सब उखड़ गया। ओके, तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों इसकी यूनिट। इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट यूनिट हो जाएगी केल्विन्स केजी पर मोल। ये हो गया आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यहां पर खत्म, फिनिश फिनिश, खत्म, हो गया समाप्त मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलो आगे बढ़े। क्या इसके अंदर कोई दिक्कत, क्या इसके अंदर कोई तकलीफ, कोई पीड़ा, कोई कष्ट? चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, एनसीईआरटी का एग्जांपल ही उठा लेते हैं। 18 ग्राम्स आपके पास में ग्लूकोज है, मैं एनसीईआरटी का एग्जांपल उठा रहा हूं क्योंकि ये हाथों हाथ करते चले तो अच्छा है। हम अलग से क्वेश्चन जरूर करेंगे इसके कुछ कुछ, जैसे हम लोगों ने पिछली बार किए थे, बट अभी कर लेते हैं। क्या कह रहा है, 18 ग्राम ग्लूकोज इज डिजोल्व्ड इन, 18 ग्राम ग्लूकोज को डिजोल्व किया इन्होंने 1 केजी, 1 केजी क्या है, 1 केजी, अबे कहां है, 1 केजी वाटर इन अ सॉसपैन। ठीक है, सॉसपैन वॉसपैन हम नहीं लिखेंगे, हम काम की बात करेंगे। 18 ग्राम वाटर, है तुम्हारा एनसीईआरटी का एग्जांपल 2.7 है, ठीक है, वहां से उठा लेना। अब बोल रहा है व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉइल, एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉइल। अच्छा, यहां पर आप एक बात ऑब्जर्व कर रहे हो, यहां पर भी जो तुम्हारा सॉल्यूट है ये नॉन वोलेटाइल है, यानी जिस प्रकार रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में आप लोगों ने एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का यूज किया था, यहां पर भी आप लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का ही इस्तेमाल करेंगे। जस्ट कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड। यहां पर तुम लोगों को वाटर के केबी की वैल्यू दे रखी 0.052, आई थिंक यही होती है कि कुछ और होती है। अच्छा, 0.52 दे रखी, 0.52 केल्विन्स केजी पर मोल। वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, वीडियो पॉज करो एंड क्वेश्चन सॉल्व करो। चलिए, आई होप आप लोगों ने किया होगा वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व। लेट्स नॉट वेट मच, सीधे सीधे क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाते हैं, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि यहां पर गिवन मास दे रखा है, ग्लूकोज दे रखा है तो मोलर मास मिल जाएगा, इंटू 1000 दे रखा है और आपको गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट भी दे रखा है। केबी की वैल्यू 0.52 केल्विन केजी पर मोल मल्टीप्लाई बाय गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इज 18 ग्राम। ग्लूकोज का मोलर मास पूरी दुनिया जानती है 180 ग्राम्स पर मोल, है ना, और ये भी केल्विन्स केजी पर मोल है, मल्टीप्लाई बाय 1000, और यहां पर तुमको 1 केजी वाटर दे रखा है, 1 केजी वाटर मतलब 1000 ग्राम, तो यहां पर मैंने इसको 1000 कर लिया तो ये पूरा केजी में कन्वर्ट हो गया। तो यहां पर मोल से मोल मर गया, ग्राम्स ने ग्राम्स को मार दिया, केजी ने केजी को मार दिया, सिर्फ केल्विन बचा, 1000 से 1000 चला गया, 18 ने 180 को 10 टाइम्स काटा, इसने इसको 0.052, देखा मेरी कितनी काली जीवान है, मैंने तुमको केबी की वैल्यू गलती से थोड़ी देर पहले 0.052 लिखवा दी थी, देखो क्वेश्चन ऐसा आ गया कि उसमें 0.052 आ गया, दिस इज कॉल्ड एज काली जीवान। नाउ गाइस दिस इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी आपके वाटर के बॉइलिंग पॉइंट के मुकाबले आपका ये ग्लूकोज वाला जो सॉल्यूशन है ये इतना ज्यादा हायर टेम्परेचर पे बॉइल करेगा, लेकिन आपसे पूछ रहा है व्हाट टेम्परेचर वाटर विल बॉइल, तो यहां पर हम लोगों को लिखना पड़ेगा डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट। टीबी डेल्टा टीबी की वैल्यू तो आ गई 0.052,
आपको सॉल्यूशन का टेम्परेचर निकालना है, माइनस प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 273.15 केल्विन, नहीं इट विल बी 373 क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है ना, तो ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो यहां पर आपके टीबी की वैल्यू हो जाएगी 373.1, नहीं ये हो जाएगा 5 से 5 चलाएगा, 0 ऊपर चलाएगा, वो जो 1202 केल्विन। तो इस टेम्परेचर पर तुम्हारा वाटर बॉईल करेगा। एक बार आप लोग आंसर क्रॉस चेक कर लेना, मेरा कैलकुलेशन उतना अच्छा नहीं है, मैं मैथ्स का बहुत अच्छा स्टूडेंट था, मेरे मैथ्स वाले सर मुझसे बहुत प्यार करते थे, आए दिन मेरे पिछवाड़े पर लाल पीले हरे नीले निशान रहते थे, उन्हीं की वजह से मैंने बहुत जल्दी क्लास में पेंट पहनना चालू कर दिया था। अब आप समझ जाओ मुझे मैथ्स से कितना प्यार होगा। मैथ्स से ज्यादा प्यार मुझे मैथ्स वाले सर से होता था। चलो हो गया इतना, तो मैं आगे बढ़ूं। चलिए गाइस, तीसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग बात करना यहां पर चालू कर देने वाले हैं। तीसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज डिप्रेशन, जो आजकल सभी में कॉमन है, आप में सब में, इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मेंटल बॉय, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब यहां पर अभी गर्मी का मौसम है, कुल्फी खूब दबा के खा रहे होगे, मान लो कोई ठेले वाला ठेले पर कुल्फी बेच रहा है, और ये वो ठेले वाला है जिसके पास में लाल कलर के कपड़े में बंधा हुआ गोल मटका है, मटका कुल्फी। जब आप उस मटके कुल्फी वाले के पास कुल्फी लेने जाते हो, वो अंदर मटका ऐसा खोलता है गेट, अंदर बहुत सारे कुल्फी के डब्बे होते हैं और सब बर्फ के अंदर जमे हुए होते हैं। गाइस, कुल्फी एक प्रकार का हेट्रोजीनस मिक्सचर है, उसमें दूध है, शुगर है, कार्डमम है, केसर है, ड्राई फ्रूट्स हैं। तो इस तरीके के हेट्रोजीनस मिक्सचर को क्या आप इमेजिन करते हो कि ये 0 डिग्री पर जम जाएगा? नहीं, अगर मैं इन्हें 0 डिग्री पर जमा दूंगा तो ये मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा, ठंडा जरूर रहेगा लेकिन लिक्विफाई हो जाएगा। तो यार आपने कभी ऐसा इमेजिन नहीं करा कि कुल्फी जो 0 डिग्री पर कभी फ्रीज नहीं हो सकती, ये मटका कुल्फी वाला भरी दोपहरी दिन में जब 40-45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, ये टन 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 बेचारे कुल्फी वाले कुल्फी बेचते हैं और कुल्फी को सिर्फ बर्फ के अंदर रख देते हैं, और बर्फ जिसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, उसके बावजूद कुल्फी एकदम शानदार वाली गर्म रहती है और एकदम शानदार वाली ठंडी रहती है, पूरी फ्रीज रहती है, जमी हुई रहती है। तो आपने एक बात नोटिस करी होगी, जब कभी भी आपने कुल्फी खाई होगी जो बर्फ के अंदर जमी हुई है, उसमें आपको नमक का टेस्ट आता होगा, उसके डंडों में नमक का टेस्ट आता होगा, वो जो ऐसी खरखर 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 करके पहले उसको फ्रीज कर मतलब मेल्ट करता है, फिर उसमें जो लकड़ी लगाता है, लकड़ी को क्रुक करके खोलता है, फिर चाकू से काटता है। जब आप चाटते हो तो कभी कभी आपके फिंगर्स पर भी नमक का स्वाद आ जाता है। मैं बचपन में सोचता था कि हमारे कुल्फी वाले अंकल का पसीना है, बट बाद में मैंने जब केमिस्ट्री पढ़ना चालू करी तब मुझे मालूम पड़ा कि अरे यहाँ तो गेम ही कुछ और है। एक्चुअली क्या होता है, आइस के अंदर नमक मिला दिया जाता है। जब बर्फ बनाई जाती है तो एक्चुअली पानी प्योर नहीं लिया जाता, प्योर पानी के अंदर बहुत सारा नमक मिला दिया जाता है। मतलब वो जो बर्फ कुल्फी वाला अपने मटके के अंदर लेके घूम रहा है ना, वो बर्फ एक्चुअली नमक के पानी की बर्फ है। तो एक्चुअली क्या होता है, जैसे ही आपने नमक डाला, नमक एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, वाटर तुम्हारा वोलेटाइल सॉल्वेंट है, तो जब एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के अंदर जब आप सॉल्वेंट के अंदर एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दोगे तो उसके फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन यानी कमी देखी गई। यानी जब आप नमक के पानी की बर्फ जमाओगे तब वो 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज नहीं होगी, तब उसे फ्रीज करने के लिए माइनस यानी सब 0 टेम्परेचर लगेगा, और कुल्फी को जमाने के लिए भी सब 0 टेम्परेचर लगेगा। इमेजिन करो, चलो एक हाइपोथेटिकल केस ले लेते हैं कि एक ने पानी के अंदर बहुत सारी नमक मिला दी, इतनी नमक मिला दी कि अब वो -8 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज हो रही है। तो अब आपकी बर्फ को जब आप ऑब्जर्व करोगे तो वो बर्फ जो कि नॉर्मली तुम्हारे फ्रिज में जमी है वो 0 डिग्री सेल्सियस वाली है। मतलब अगर तुम उसमें थर्मोमीटर लगाओगे तो वो बर्फ में तुम्हें 0 डिग्री टेम्परेचर दिखेगा, लेकिन अगर आप उस बर्फ में थर्मोमीटर लगाओगे जो नमक के पानी की, उसमें आपको टेम्परेचर -8 दिखेगा। तब -8 डिग्री सेल्सियस वाली जो बर्फ है उसमें कुल्फी बढ़िया जमी रहेगी, और कुल्फी वेंडर आराम से उसको लेके घूमेगा, और वो जो लाल कपड़ा रहता है वो थोड़ा सा क्या करता है, उसको आइसोथर्मल कंडीशन प्रोवाइड करता है, बाहर की गर्मी अंदर और अंदर की गर्मी बाहर नहीं जाने देता।
तो टेम्परेचर की वजह से जल्दी बर्फ मेल्ट नहीं होती, रात तक वो जमी रहती। क्या बात समझ में आई आप लोगों को? तो दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को हम डिफाइन या बताएंगे कैसे लोगों को? तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज द डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट of a solution as compared to the pure solvent, as compared to the pure solvent when a non-volatile solute is added to it। आपको पता है जो मनाली वगैरह है या जो हिमालय वगैरह है या जो बहुत ठंडे एरियाज है जहां पर टेम्परेचर 0 डिग्री, -2 डिग्री, -5 डिग्री, -8 डिग्री पहुंच जाता है, वहां पर रोड पर भी बर्फ जम जाती है, तो रोड ब्लॉक हो जाते हैं। तो उसको हम लोग ओपन करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग बार बार जेसीबी से बर्फ नहीं उठाते, हो सकता है रोड डैमेज हो जाए। तो वहां पर आजकल क्या यूज करते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन है, नमक का पानी, पानी के अंदर खूब सारा नमक डाल देते हैं। उससे क्या होता है, अब वो पानी को फ्रीज करने के लिए तुम्हें 0 डिग्री नहीं, -10 डिग्री, -12 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए। और अभी तुम्हारे एनवायरमेंट का टेम्परेचर कितना है, लेट्स से -5 डिग्री। तो अभी जो बर्फ वहां पर जमी हुई है उसका टेम्परेचर तो 0 डिग्री सेल्सियस होगा। तुम्हारा सराउंडिंग -5 पर पहुंच गया है, तो तुम्हारा जो भी वाटर है वो वाटर तो 0 डिग्री टेम्परेचर अचीव होते ही जमने लग गया होगा। फिर और तुम जितना टेम्परेचर कम करना चाहो तुम कर लो, तुम्हारी इच्छा, लेकिन 0 डिग्री पर बर्फ जम गई। अब हमने उसमें नमक का पानी ले लिया और बर्फ के ऊपर स्प्रिंकल करना चालू कर दिया। तो बर्फ के ऊपर हमने जो नमक का पानी स्प्रिंकल करना चालू करा, इसकी वजह से नमक उस बर्फ में चली गई और अब वो बर्फ भी प्योर वाटर की जगह एक नमक का सॉल्यूशन बन गया, जिसे फ्रीज करने के लिए हमें सब 0 टेम्परेचर चाहिए, -6, -8, -10, लेकिन सराउंडिंग का टेम्परेचर तो -5 ही है। तो धीरे धीरे वो बर्फ मेल्ट होना अपने आप चालू हो जाती है और पानी बन के बह जाती है। तो रोड्स वगैरह को ब्लॉक करने के लिए भी यही वाली टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। गाइस अगर मैं इसका ग्राफ आपको प्लॉट करके बताऊं, इफ आई प्लॉट दिस ग्राफ, तो यहां पर भी हम लोग एक काम करेंगे, यहां पर भी हम लोगों को ऑब्वियसली वेपर प्रेशर लेना पड़ेगा। और अब आप लोग सब जानते हो टेम्परेचर कम करने पर वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। यहां पर हम लोग ये एक्सिस पर टेम्परेचर ले लेते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां पर आपके पास में शुरुआत में क्या रहेगा, शुरुआत में मेरे पास में सॉल्वेंट रहेगा। तो यहां पर इमेजिन करो शुरुआत में जब टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा था, तो यहां पर मेरे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इतना था। धीरे धीरे टेम्परेचर कम होते होते इस पॉइंट पर आकर वो अपने फ्रीजिंग पॉइंट पर पहुंच गया। यानी यहां पर मेरा वेप जो था सॉल्वेंट वो अपने लिक्विड फॉर्म में था और इस पॉइंट पर आकर वो अपने सॉलिड फॉर्म में जाना शुरू हो गया। यहां पर इक्विलिब्रियम आ गया, यहां पर मुझे सॉलिड और लिक्विड दोनों नजर आ रहे हैं। आपको पता है ना, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस, तो गाइस 0 डिग्री सेल्सियस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसको आप फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर बोलते हो और इसे ही आप मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस बोलते हो। यानी अगर आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर या उससे ज्यादा पर चली गई तो मेल्ट हो जाएगी, और अगर तुम्हारा वाटर 0 डिग्री सेल्सियस या उससे कम पर गया तो फ्रीज हो जाएगा। तो ये वो पॉइंट है जहां पर तुम्हारा लिक्विड और सॉलिड में इक्विलिब्रियम आ गया। यानी मैं इस पॉइंट को फ्रीजिंग पॉइंट कंसीडर करूंगा। तो ये मेरा यहां पर फ्रीजिंग पॉइंट आ गया, दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। मैं इसे यहां पर नाम दे दूंगा TF0, वेयर TF0 क्या है, दैट इज योर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। आपके प्योर सॉल्वेंट का ये फ्रीजिंग पॉइंट है। अच्छा, उसके बाद में अगर मैं टेम्परेचर और कम करूंगा तो आपको और इसका वेपर प्रेशर कम होता हुआ नजर आएगा। जब आपका सॉल्वेंट पूरी तरीके से सॉलिड बन चुका है, तो सॉलिड को अब आप और जितना जमाओगे उसके पार्टिकल्स उतना कम मूव करेंगे, यानी उसके वेपर्स उतने कम बनेंगे, तो उसका वेपर प्रेशर और डिक्रीज होगा। सॉलिड का वेपर प्रेशर डिक्रीज होता जाता है। कोई चिंता करने वाली बात, कोई टेंशन लेने वाली बात यहां पर नहीं है। क्या ये चीज क्लियर हो रही है? क्या आप लोगों को ये सॉल्वेंट और सॉलिड धुंधला धुंधला सा दिख रहा है? मुझे ऐसा स्क्रीन पर अभी दिखा,
तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा पेन साइज छोटा करके और थोड़ा सा कलर बदल के लिख देता हूँ। मैं इसे यहाँ पर नाम दे देता हूँ फ्रोजन सॉल्वेंट, जो अभी अपने सॉलिड फॉर्म में चला गया। आई थिंक अब विजिबल होगा। हाँ चलो ठीक है, सफिशिएंटली विजिबल है, इट्स ओके। चलिए अब हम लोग बात करते हैं हमारे सॉल्यूशन की। एज यू ऑल नो, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से हमेशा कम ही होता है। तो भले ही आप फ्रीजिंग पॉइंट भी चेक कर रहे हो, तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अगर तुम्हारे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर मुझे इतना दिखाई दे रहा है, तो मेरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डेफिनेटली मुझे उससे कम ही दिखाई देगा। अब मैंने सॉल्यूशन का टेम्परेचर कम किया और वो इस पॉइंट पर आकर मैं देखता हूं कि वो गलती हो गई मुझसे। हाँ, तो यहां पर ये इस पॉइंट पर आकर मेरा जो सॉल्यूशन है वो इस पॉइंट पर आकर फ्रीज हुआ। दैट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये आपके सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है ये। तो इसे मैं नाम दे देता हूं TF। TF क्या है? दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो गाइज यहां पर आप देखो, आपके प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है सॉल्यूशन के, तो इनके बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा? डेल्टा TF। तो यहां पर अगर मैं डेल्टा TF के बारे में आप लोगों से पूछूं, तो डेल्टा TF विल बिकम इक्वल टू TF नॉट माइनस TF, क्योंकि यहां पर TF नॉट की वैल्यू बड़ी है, तो मुझे एक नॉन जीरो डिजिट चाहिए। तो नॉन जीरो डिजिट के लिए मुझे ऑब्वियसली ये चीज यूज करनी पड़ेगी, है ना। मतलब मुझसे ये पूछा गया है कि आपके प्योर सॉल्वेंट के मुकाबले सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना कम हुआ, तो मैं थोड़ा बोलूंगा -2 डिग्री कम हुआ, मैं बोलूंगा 2 डिग्री कम हो गया। अब समझने वाला समझ जाएगा कि यार पानी तो 0 डिग्री पर जमता है और 2 डिग्री कम हो गया मतलब -2 होगा। अंडरस्टैंडेबल पॉइंट है, इसलिए हम कभी भी नॉन जीरो डिजिट चूज करने की तरफ हमेशा आगे बढ़ते हैं। तो ये इसका कर्व हो गया, ये इसका कर्व हो गया। समझ में आई बात मेरे प्यारे बच्चों? अच्छा, अब तुम्हारे मन का डाउट हटा। आपके हिसाब से, या मैं भी जब छोटा बच्चा था तो मैं सोचता था कि यार ये कर्व यहां से यहां पर क्यों नहीं रुक गया, इसको यहां तक और एक्सटेंड करने की जरूरत क्या थी। वो एक्चुअली ये सॉल्यूशन वाले कर्व की लाइन को मैच करने के लिए कभी कभी हम लोग इसको बढ़ा देते हैं, और हमको ये भी बताना होता है कि हमारा जो फ्रोजन सॉल्वेंट है, अगर आप उसका फर्दर और टेम्परेचर कम करोगे तो उसका वेपर प्रेशर और कम होगा। एक्चुअली ये कर्व यहां से और ये भी आगे बढ़ सकता है सॉल्यूशन वाला, बट हम उसको बढ़ाते नहीं है। मैंने जितना बनवाया उतना ही आप लोगों के लिए ठीक है, और आप बस उतना ही पढ़ेंगे, दैट्स इट। उससे ज्यादा आप कुछ नहीं करेंगे, जितना मैंने पढ़ाया वो आपके लिए काफी है। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे किडूस, ठीक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हम आगे बढ़े? चलिए अब वही अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंटली हम लोग सब जानते हैं क्या हुआ होगा। मेंटली तो हम सब हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटली क्या हुआ हमें पता लगा, डेल्टा TF इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। जब हम यहां से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो यहां पर एक नया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया जिसका नाम है KF, जिसे बोला जाता है मोलल, क्योंकि ये मोलालिटी पर डिपेंड करता है। लेकिन ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का है, इसलिए इसको बोलेंगे मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। जैसे हमने इसके पहले वाले को मोलल एलिवेशन कांस्टेंट बोला था, वैसे हम इसे मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट बोलेंगे, ठीक है। और इसका दूसरा नाम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, इसका दूसरा नाम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो क्या आप लोगों को यह पॉइंट समझ में आया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे गुलजारी लालो, मेरे बच्चों, मेरे बकूड़ो, मेरे राज दुलारो? चलो फटाफट इसको नोट कर लो। अच्छा, अब और आगे की बात मैं आपको क्या बताऊं भाई। डेल्टा TF तो आप सभी लोग जानते हैं। KF इंटू मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000 अपॉन गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया। बस यहां पर KF की वैल्यू रहेगी। अच्छा, KF की यूनिट अगर यहां पर आप निकालने की कोशिश करो तो देख लो, मोलालिटी की यूनिट हुई मोल्स पर kg, और डेल्टा TF यानी टेम्परेचर इसकी यूनिट केल्विन्स, तो इसकी यूनिट भी सेम रहती है, केल्विन्स kg पर मोल।
ठीक है प्यारे प्यारे किडूस, मेरा प्यारा बच्चों, मेरे हापुस आमो, क्या तुम्हें इसके अंदर कोई तकलीफ, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। आ हा हा। चलिए एनसीईआरटी का एक एग्जांपल उठा लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एनसीईआरटी। इसमें एनसीईआरटी में एग्जांपल में आपको दे रखा 1 ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 50 ग्राम्स ऑफ बेंजीन। 1 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया इन 50 ग्राम्स ऑफ बेंजीन। 50 ग्राम है कि 50 केजी ग्राम्स ग्राम्स है, और इससे फ्रीजिंग पॉइंट लोअर हो गया एंड दिस लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 0.40 केल्विन। 0.40 केल्विन से फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया। अब आप लोगों को यहां पर के एफ दे रखा है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट आपको बेंजीन का, क्योंकि बेंजीन सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट का ही होगा, तो सॉल्वेंट के एफ की वैल्यू दे रखी है 5.12 केल्विन केजी पर मोल। अब आपसे बस वो ये बोल रहा है फाइंड द मोलर मास ऑफ योर सॉल्यूट। आपने जो सॉल्यूट या आपने जो इलेक्ट्रोलाइट डाला है, आप जरा उसका मोलर मास निकालिए। अब कैसे निकालेंगे? वीडियो पॉज करें, खुद से लगाएं। चलिए वीडियो पॉज करके खुद से लगा लिया होगा आप लोगों ने। मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, WB/MB इंटू 1000/WA। चलिए अब एक एक करके इसमें वैल्यूज पुटअप करना चालू करते हैं। डेल्टा TF की वैल्यू 0.40 केल्विन दे रखी है, KF की वैल्यू 5.12 केल्विन केजी पर मोल दे रखी। देखो गाइस मैं हर यूनिट को कितने अच्छे तरीके से यूज कर रहा हूं ताकि आप लोग भी यूज करें। यहाँ पे सॉल्यूट का गिवन मास 1 ग्राम है, लेकिन सॉल्यूट का मोलर मास नहीं पता, इंटू 1000 अपॉन बेंजीन का गिवन मास आपको देखो 50 ग्राम दे रखा है। कितना बढ़िया, कितना बढ़िया ग्राम। अब देखो ये 1000 से जब मैंने इसको डिवाइड किया तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू केजीज में कन्वर्ट हो गई होगी। हम 1000 से डिवाइड क्यों करते हैं? गिवन मास जो ग्राम में दे रखा है उसको हम 1000 से क्यों डिवाइड करते हैं? ताकि केजी में, जब देखो केजी से केजी कट गया, केल्विन से केल्विन कट गया। अब यहां पर सिर्फ ग्राम पर मोल बचेगा, जो मोलर मास की यूनिट होती है। ये इससे 20 टाइम्स चला गया। जब मैंने यहां पर MB की वैल्यू निकालने की कोशिश करी तो MB विल बिकम इक्वल टू, MB ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 5.12 इंटू 1 इंटू 20 ग्राम्स पर मोल डिवाइडेड बाय 0.40। अगर मैं ये डेसिमल हटा दूं तो ये डेसिमल हट जाएगा। ये 20 इसको 2 टाइम्स कट कर रहा है और ये इसको 2 2 जा 4, 1 कैरी 2 5 जा 10, 256 ग्राम्स पर मोल। तो मेरे ख्याल से हमारा यही आंसर है। एग्जैक्टली गाइस ये आंसर आ रहा है। बहुत अच्छे तरीके से इसको हमने सॉल्व किया एंड दैट इज योर आंसर। तो गाइस इस तरीके से आप लोग इसको कर सकते हो। गाइस अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद लेक्चर का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, उबाऊ और पकाऊ हो जाएगा, इसलिए हम इस लेक्चर को आज एक काम करते हैं, यही रोक देते हैं। आखिरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, और हुआ तो वेंट ऑफ फैक्टर भी उसमें डिस्कस कर लेंगे। और लास्ट में इन सबके देखो एक एक न्यूमेरिकल तो मैं सबका करा रहा हूं, फॉर्मूला एप्लीकेशन तो आपको आ ही गया, और क्वेश्चंस भी मैं आपको करवाऊंगा इन द नेक्स्ट क्लास। और अब क्लास को कर देते खत्म, बहुत लंबा लेक्चर हो गया। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।